hope you homework. लेट्स फॉलो उनका रेडियस r और ये हाइट जो है वो है h। तो आइदर h दिया रहेगा, r दिया रहेगा, या h और l दिया रहेगा, ये थीटा दिया रहेगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया स्लैंट लेंथ l, h, थीटा, r। तो इसमें दो ही वेरिएबल दिया रहेगा, बाकी तुम निकालो। क्या करते हैं, लेट्स सी यहां से एक स्मॉल एल लेंथ पे एक ऐसा रिंग कंसीडर करते हैं और इसका कुछ तो विड्थ रहेगा, ऐसे क्या लेते हैं, डीएल ले लें। तो बेस के सेंटर से आपको r डिग्री कहां से, बेस के सेंटर है, वहां से बेस के सेंटर से उसको r डिग्री। अब यहाँ पे सर्कल तो है ही नहीं, सर्कुलर कहाँ सिमेट्री है, तो रेडियस सबका अलग अलग होगा, है ना। जब सर्कल टाइप से रहता है तब हम लोग ऐसा, समझ में आया क्या। यहाँ से थीटा लोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से आएगा, रेडियस भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज। ऐसा ऐसा नहीं, वैसा नहीं कर सकते, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सो एल और डीएल, तो ये हमारा एलिमेंटल रिंग है बच्चों। इस एलिमेंटल रिंग का मेरा मेन टारगेट है मास लिखना, ठीक है। सो डीएम लिखोगे सबसे पहले तो चाहिए सरफेस मास डेंसिटी m अपॉन क्या होता है सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया याद है, पाई r इनटू स्लैंट लेंथ l। अब इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका रेडियस सपोज ये स्मॉल r है, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इनटू dl। इज इट क्लियर, r को l cos ठीक है, l cos थीटा लिखें, ठीक है, एकदम सही था, l cos थीटा लिखें, ठीक है। यहां तक अब इसने कहा कि सर r को क्या लिख दो, l cos थीटा लिखें। l cos थीटा, ये l sin थीटा ना, l sin। और लिखना जरूरी भी है क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, वेरिएबल r भी और dl भी है। तो हमारा टारगेट ये होगा बच्चों की वेरिएबल जो है हम लोग कम से कम करेंगे, एक ही वेरिएबल में लिखना है। अब इनफैक्ट अगर थीटा लिखोगे तो थीटा तो नोन है, थीटा नोन है, कैसे नोन है, tan थीटा इज व्हाट r/x, या sin थीटा इज व्हाट, क्या लिखोगे, लिख लोगे ना, थीटा इज नोन, थीटा इज नॉट वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, स्मॉल r है, dl है। तो चलो एनीवे हम लोग क्या करते हैं अभी, अब क्या है तुम्हारा y से निकालना, y से यहां से निकालूं या यहां से, जो भी है जहां से पूछा हुआ, बोलो बच्चों कहां से निकालूं। हालांकि मैंने रिजल्ट बताया था यहां से, अगर ऊपर से लेते हैं तो YCM डाउनवर्ड को कोई चीज लेते हैं, y into dm का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास, y क्या ले लेंगे यहां से, l cos l into कैपिटल M बाई पाई कैपिटल R कैपिटल L into 2 पाई dl, 2 पाई
L, अभी आगे मैं करूंगा तुम लोग करोगे, डिवाइड बाई m। और अगर यहाँ पे वेरिएबल l लिया है तो 0 to ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा सब कांस्टेंट है, बाहर ले लो और वो आ जाएगा रिजल्ट। कंफर्म करो बच्चों आ रहा है कि नहीं। फाइनली l को h के टर्म में लिख दोगे, h के टर्म में आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा से आ जाएगा। तो A4 करते ही, ये टफ सवाल नहीं, आसान है। मुझे तूने ट्राई किया था क्या? ट्राई नहीं किया? बच्चों ऐसे ब्रिक्स रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, ऐसे तुमसे हुआ ये सॉल्व? वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल 5 ब्रिक्स, और इसको ऑरिजिन लिया। पूछा है कि एक्स कोऑर्डिनेट इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का कहाँ होगा, उसका बहुत ही आसान सा सवाल है। एक का मास मान लो हमने लिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? L/2, और इसको डिस्प्लेस कितना किया गया है? L/5। तो पहला का अगर मैं पूछूं x1 क्या हो जाएगा, तो हो गया L/2, और x2 कितना हो जाएगा आंसर को? x3 कितना हो जाएगा? एकदम सही। मैंने उसका बताया कि सर हो जाएगा। x4 तो वही हो जाएगा जो x2 है, और x5 वही हो जाएगा जो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 निकल जाएगा। A5 लेते हैं। और A5 तो और भी आसान है। जो एक डिस्क है जिसका रेडियस 1 है, और एक और डिस्क है जिसका रेडियस r है। दोनों का सरफेस मास डेंसिटी सेम है, सिग्मा एक सेम, इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा। दो डिस्क रख दिया बच्चों, करा इसको ऑरिजिन मान करके बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। एक बॉडी 1 और दिस इज बॉडी 2। बॉडी 1 का मास क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू पाई 2 बड़ा सा डिस्क। m2 क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू पाई है ना। HCM निकालना है, m1 इसी को ऑरिजिन ले रहे हैं, तो इतना इंटू 0 प्लस m2 क्या आ जाएगा? सिग्मा पाई r स्क्वायर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस? r डिवाइड बाय ये टोटल सिग्मा पाई इंटू 5r स्क्वायर लिख दूं। पाई r स्क्वायर गया, सिग्मा गया, कितना हो जाएगा? r बाई आसान है ना। यस A5 हो गया 7। ये तो हमने करवाया ही था कल। फिर से कर लेते हैं। अब देखो दूसरा सवाल में क्या किया, डिस्क से ये पार्ट कट कर दिया है ना। ये बॉडी 1 मान लिया, और मैंने कहा कि दूसरा जो है उसको क्या किया मैंने, कटा हुआ पार्ट लाके यहाँ फिट कर दिया बॉडी 2। तो बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 क्या हो गया था? सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r।
of radius 2r. Is it clear? Body 1 plus body 2. मैं सेंटर ऑफ मास किसका निकालना है? बॉडी 1 का, जिसमें से ये पार्ट है और ये पार्ट नहीं है, और ये पार्ट दूसरा डिस्क ला रखे सेम सरफेस मास डेंसिटी। m1 क्या हो जाएगा? m1 जो हो जाएगा सिग्मा पाई 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, और m2 यही रह जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 plus 2 का 0। m1 का मुझे नहीं पता, लेट्स x1, बाकी मुझे पता इधर होगा, बट चलो मैं लिख दिया x1 भी साइन के साथ जो भी है। इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है? x1। m2 का कितना है? r डिवाइड बाय टोटल मास, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इधर आकर के 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x1 into m1 that is equal to minus m2 into x2। m2 रहने देते हैं ना, x2 कितना है? so x1 क्या हो जाएगा? माइनस m2 बाई m1 into r। m2 कितना था? सिग्मा पाई r स्क्वायर। m1 कितना है? सिग्मा पाई 3r स्क्वायर into r। ये सब दिया बच्चों, कितना बचेगा? माइनस r बाई 3। माइनस साइन क्या बताता है? इधर से। बोलो बच्चों, क्लियर ये? यस सर। अभिषेक गुप्ता, तुम्हारा कोई डाउट? आयुष सिरोड़े, A5 क्लियर ना? यस सर, A6 सर। यस। A8 जस्ट A8 हुआ क्या? ट्राई नहीं किया? तू कल कर रहा था ना ट्राई, तो पूछ रहा था। आई वाला भैया में आज का बैठ देखना कहाँ मिस किया था, ठीक है? इसका सेंटर ऑफ मास निकालो बच्चों। लेट्स मास m, सबसे पहले सिग्मा लिखना है, तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय 2। ये हो जाएगा सिग्मा। ठीक, अब मैं फिर से बताता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, उनको बहुत पिटाई होगी अगर ऐसा लिखा तो एरिया। चलो, अब मुझे इसमें भी क्या करना है? एलिमेंट लेना है। तो एलिमेंट लेना है तो क्या करते हैं बच्चों? यहाँ से r रेडियस का dr थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं, जैसा पहले मैं भी चश्मा लगा हुआ था, अभी तो चश्मा नहीं पहना, कितने दिख रहा है? मेरा पावर नहीं है, ये तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस शैडो है। चलो सॉरी, तो इसका क्या करेंगे बच्चों? डीएम लिखना है, जैसे पहले लिखते थे। सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर इंटू डी आर, आर और इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास लिखना है बाई सीएम बाई डीएम, इसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल मास बाई कैलकुलेट। यस, तो सेम ही चीज लिखना है बच्चों, 2r अपॉन पाई
dm यहां से लिख लेंगे सिग्मा m 2m बाई पाई, ये 2 ऊपर लेके चला गया, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू पाई r dr। ठीक है, और इसी को क्या करेंगे टोटल डिवाइड बाय m, m कैंसिल हो जाएगा, लिमिट विल बी r1 से r2। तो बच्चों एक पाई ये चला गया, एक पाई रह जाएगा, तो 4 अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और r स्क्वायर dr क्या हो जाएगा r2 बाई 3 r1 r2। आगे बढ़ूंगा 4 बाई 3 पाई r2 2 माइनस r2 डिवाइड बाई, बताओ इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो आंसर मैच करो इस फॉर्मेट में दिया, q माइनस v2 को लिख सकते हैं a माइनस v इंटू, ठीक है, तो देखो किस फॉर्मेट में दिया, पार्ट 2 का a3, मनीषा तूने सॉल्व की क्या पार्ट 2? एक रॉड है बच्चों, उसको क्या कर दिया बेंड कर दिया, और ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये बेस है, और बेस कितने का है 6 सेंटीमीटर, है ना? बेस वाला जो वायर है कुछ अलग है, क्या दिया बेस वायर का इंफॉर्मेशन ट्वाइस है ना? तो अगर बच्चों इसको मास अंशों में मान लो क्या, तो इसका भी और इसका, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या करूं 3 पार्ट में मान लो, 1 particle is here, another particle is here, another particle is here, 3 particle, m m m सॉरी 2m का, और जहां से डिस्टेंस पूछा है वहां ओरिजिन लेकर के लिख, ये 5 है बच्चों, ये 3 है, ये 5 है ना, ये 4 हो जाएगा, नहीं हाँ ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, जिसके पूछेगा निकाल। सो इनफैक्ट अगर तुम स्मार्टली ऐसे देखोगे बच्चों, अगर एक रेशियो में पूछा तो ये m और ये m दोनों को हटा के एक टूबल में यहाँ डाल सकते हो, यहाँ 2m डाल दिया और यहाँ पे भी 4m है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा इसके बीच में, यहाँ हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखोगे ये टोटल कितना है 4, ये है 2, ये कितना हो जाएगा 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेशंस भी करेंगे वो लीनियर मास डेंसिटी मास, अच्छा हाँ गड़बड़ हो गया एकदम सही कहा, दोनों का लेंथ सेम नहीं है ना, हमने तो लगाने नहीं दिया, एकदम सही किया हमने, गलत लिया 6 सेंटीमीटर लिखा बट ध्यान से देखो निकल गया, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, बट ये कितने का है 5 नहीं, कितने है 6 सेंटीमीटर है, एकदम सही कहा। तो इसको अगर मैं लिखूंगा 5 लैम्डा, तो इसको लिख लेता हूँ 5 लैम्डा, तो इसको क्या लिखूंगा 12 लैम्डा, एकदम सही, ठीक है। सो यहाँ पे 12 लैम्डा और यहाँ पे 5 लैम्डा, तो यहाँ हो जाएगा 10 लैम्डा बच्चों, यहाँ पे 10 लैम्डा और यहाँ पे 12 लैम्डा, इसके बीच का है ना, इसके बीच का डिस्टेंस। तो अगर यहां से डिस्टेंस लेंगे तो क्या लिख लेंगे, या यहां से लेना तो यहां से ले लो,
ए से निकालना सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो YCM क्या हो जाएगा 10 लैम्डा, लैम्डा लिखने की जरूरत भी नहीं है, 10 लैम्डा इनटू दिस डिस्टेंस इज 2, पक्का ना? यस। ये 4 है तो ये 2, 10 लैम्डा इनटू 2 प्लस 12 लैम्डा इनटू 4 डिवाइड बाय 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22 लैम्डा, लैम्डा जाएगा और 20 प्लस 48 68 बाई 22, ओके बच्चों, कितना सेंटीमीटर, तो 34 बाई 11। आरिफ जोशी, तुम्हें कोई डाउट? यस, अनुष्का ने पहले मैसेज कर दी थी कि सर वो मास आपने गलत लिया है। A6 बच्चों स्क्वायर प्लेट का, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल प्लेट का और उस रेक्टेंगुलर प्लेट से एक सेमी सर्कल कट करके निकाल दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है ना? बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो मैंने क्या मेथड यूज किया था बच्चों, जो बचा हुआ पार्ट था उसको उधार मांग मिला कर रख दूं, ये बॉडी 2, ये बॉडी, ठीक है ना? बॉडी 1 का मास सपोज m1 है, बॉडी 2 का मास, बॉडी 1 क्या है कटा हुआ पार्ट, मतलब बचा हुआ पार्ट, ये बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, तो 1 प्लस 2 है ना, ये एक रेक्टेंगल, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, वी नो द सेंटर ऑफ मास, एक्सियम मुझे पता है, इज इट क्लियर? अब बताना डिस्टेंस कहां से बता रहा है, तो मैं कहां से लूं ये, तो अगर मान लो मैं यहां से लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास निकालिए ओरिजिनल, तो एक्सियम जो हो जाएगा सिस्टम का वो हो जाएगा यहां से r/2, तो एक्सियम लिख लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों r/2, होता कितना है m1 इंटू x1 नहीं पता, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव m1 इंटू x1, x1 नहीं पता, प्लस m2, x2 पता है क्या, x2 पता है कितना 2r/5, नहीं डिस्क है ना, डिस्क है, कितना हो जाएगा 4r/ डिवाइड बाई m1 प्लस, क्लियर, m1 प्लस m2, देखो m1 प्लस m2 तो बहुत सिंपल सा है, कितना हो जाएगा सिग्मा इनटू r इंटू 2r, r इंटू 2r, ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ये क्लियर, तो पूरा है ना ये, तो इसको इधर लेके आ जाओ r/2 इंटू सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m1, m1 कितना लिखेंगे r इंटू 2r, ये हो गया एरिया माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2 इंटू सिग्मा, m1 हो जाएगा इंटू x1 प्लस m2 कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2 इंटू सिग्मा इंटू 4r बाई, सिग्मा का सब कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर सब कैंसिल होगा, बचेगा क्या बच्चों x1 निकल जाएगा क्या यहाँ से, चलो सॉल्व करो, ख्याल ले रहा हूँ जो अगर मैं असाइनमेंट बॉक्स में रहेगा
अभी अभी हम लोगों ने इसका सेंटर ऑफ मास निकाला ना बच्चों। नेटवर्क थोड़ा सा दिखा रहा है इधर की कम है, बट यार क्या कहूँ, 150 Mbps का है। बच्चों अभी हमने निकाला कि ये रेक्टेंगल से क्या किया हमने, एक सेमी सर्कल काट करके निकाल लिया, तो इस बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या हो। ओके बच्चों, अभी अभी हमने निकाला, थोड़ा टफ था, थोड़ा टाइम लगा, 1 मिनट टाइम लगा, है ना। अब इसको ना थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं सवाल। ये जो कट करके ऐसे निकाला ना ये पार्ट सेमी सर्कल, उसको निकाल करके क्या कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। जैसे सोचो कि तुम्हें एक ट्रॉफी बनाना है, ठीक है, एक डिजाइन बनाना होता है। जब कॉलेज में जाओगे कभी कभी तुम्हें डिजाइन बनाने के लिए दिया जाएगा, तो होता है ट्रॉफी थोड़ा डिजाइन वाला। तो क्या किया तूने तूने सजेस्ट किया कि क्या करते हैं, एक ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे ट्राई कर दो, एक डिजाइन ऐसा बन जाएगा। ना अच्छा सा डिजाइन है, घर में भी रखने के लिए। क्या कि यहाँ से हाफ कट किया और इसको ऐसे जोड़ दिया ज्वाइन। तो ये जो सिस्टम बना इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल। ठीक है, सवाल समझ में आया? आर्य जोशी सवाल क्लियर? तो पहला थॉट जाएगा ये, सर मुझे तो आपने इसका सेंटर ऑफ मास निकालने बता दिया, मैंने निकाल भी लिया है ना, 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा। इसका मास भी पता है M1, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो आया, थोड़ा इधर आया। और इसका भी सेंटर ऑफ मास, इसका भी मास पता है M2, इसका सेंटर ऑफ भी मास पता है, कितना होता है 4r/3। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालने आता है, जो कि निकाल दिया है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने आता है, 2.5 ले लेंगे और निकल जाएगा। लेकिन इमेजिन करो कितना टाइम लगेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास को याद तो रखेगा, निकालना पड़ेगा। अभी निकाला हुआ भी अलग ही सवाल। सो इट टेक्स मिनिमम 2 to 3 मिनट तो लग ही जाएगा, है ना, इनफैक्ट ज्यादा भी लग सकता है। अब मैं बताता हूँ, मैंने एक सवाल कंसेप्ट बताया था, कहा था बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, डेल्टा HCM दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइड बाय टोटल। और कहा था क्या ये इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा Yes, सा। sir. टीचर्स का काम यही है कि कहाँ पे क्या जरूरी है, कैसे समझना है। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे इतना अच्छे से हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में कि चुटकी में इस सवाल को सॉल्व कर। ठीक है, ओके बच्चों। सो मैं मानता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है M1 और एक बॉडी है M2। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा इस M1 को वापस यहाँ पे रख दूंगा। देखना मेरे, इसको ऐसे करके वापस यहीं पे रख दिया। तो अभी हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ से r/2 पे, जब इसको इधर रख दिया। ठीक है ना सारे बच्चे, ध्यान से सुनो, इसको इधर रख दिया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब अंशु ने क्या किया, इसको कट किया, इसको यहां से ऐसे रख दिया। मतलब M1 का तो पोजीशन वही है, M1 को नहीं डिस्टर्ब किया, M2 को हमने यहां से ऐसे रख दिया। मतलब M2 का जहां सेंटर ऑफ मास होगा
4r/3 पाई से यहाँ कर दिया। मतलब डेल्टा x1 क्या है बच्चों? डेल्टा x1 क्या है? 0। डेल्टा x1 को नहीं चेंज किया ना। डेल्टा x2 क्या है? 8r/3। सारे बच्चे देखना, ब्रिलियंट सवाल है। 8r/3। डेल्टा एक्सियम निकालना है। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, ये तो निकाल फाइनल सेंटर ऑफ मास। बोलो बच्चों क्लियर? तो डेल्टा एक्सियम क्या हम निकाल पाएंगे? m1 जो भी कॉम्प्लिकेटेड था m1 निकाला, बट अच्छी बात है m1 0 है। डेल्टा x1 m1 into 0 प्लस m2 बहुत आराम से बता दोगे, पाई r स्क्वायर बाय 2 into सिग्मा into 8r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बच्चों m1 प्लस m2 बहुत इजीली लिख लोगे, सिग्मा into r into 2r। दिस इज डेल्टा एक्सियम। देखना बच्चों, ये पाई पाई गया, सिग्मा सिग्मा गया, 2r स्क्वायर, यहाँ पे कितना है r स्क्वायर गया, कितना बच रहा है? ये 2 और ये 2, 2r/3। कितना बच रहा है? 2r/3। क्या है? डेल्टा 2r/3। दैट मींस यहाँ पहले था r/2 पे, अब 2r/3 शिफ्ट हो गया इधर गया यहां से इधर। आ रही बात समझ में? सर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना? 2r/3 सही है सर। हाँ बोलो। सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है। यस सर। ठीक है, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। बच्चों वो पिछला सवाल क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा। अब किसी ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया कि डिजाइन बनाना, उसने क्या किया, यहां से हाफ डिस्क निकाला, सॉरी फुल डिस्क निकाला, फुल डिस्क से निकाला, इसको ऊपर जोड़ दिया, ऐसा डिजाइन बना दिया। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? द सेंटर ऑफ मास, ये रेडियस है r और ये रेडियस है 2। आई बात समझ में? एक 2r के डिस्क से एक डिस्क r रेडियस का कट किया सरकमफ्रेंस थोड़ा सा नीचे से, और उसको थोड़ा सा नीचे के यहाँ पे जस्ट ज्वाइन करता है और उसको ऊपर ज्वाइन करता है। Where is the center of mass? बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर टू फाइंड सेंटर ऑफ मास कर लिया। अब सवाल करोगे। नेक्स्ट जो है स्टार्ट होना है वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है RCM, दैट इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस so on डिवाइड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला पढ़ा है। RCM हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy by dt ऑफ RCM क्या करेंगे बच्चों, dy by dt ऑफ m1 ले लेता हूं r1 प्लस m2 इंटू dr2 by dt प्लस डिवाइड बाय टोटल। सो बच्चों इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2
प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। क्या कोई फॉर्मूला अलग से रटना मारना है ये? दूसरी बात देखने की जरूरत नहीं, अगर तूने एक बार देख लिया ये फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by total mass, है ना? यार ये टोटल मास को इधर लेके आ गए तो ये बच्चों क्या क्या टोटल मास इनटू bcm हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, जस्ट लिख रहा हूं ऐसे, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, pcm, कैपिटल pcm, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा p1, p1 मतलब पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंटम प्लस सो ऑन। दैट मींस अगर हम सिस्टम की बात करें, यार इधर लिख देता हूं फिर से, pcm क्या हो जाएगा टोटल मास इनटू bcm। ये कॉमन सा चीज है, मतलब बहुत ही सिंपल सा चीज है, टोटल मास इनटू bcm, इसको बोलेंगे मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो कितना होगा, पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का प्लस पार्टिकल 3, तो ये भी फॉर्मूला पढ़ लिया। अच्छा इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, तो देखना बच्चों ACM बहुत इंपॉर्टेंट, ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। इनफैक्ट हमें ये समझ में आना चाहिए कि नया तो आज हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर बच्चों, देखो जेई मेन में और नीट में सवाल पूछा था, 2020 का एक सवाल था, जेई मेन में 2 बार पूछा। तो ये 2m मास है और ये m मास है, देखो न्यूटन्स लॉ लेना। मैं पूछूं सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ center of mass of the two body system, ठीक है ना? इसका शॉर्टकट भी तुम लोगों को बताया था k निकालने का, देखते हैं तो क्या होगा। मैं क्यों लिखूं ऑप्शंस, तुम लोग बताओ कितना आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, 2 बॉडी सिस्टम, g/3। एक ऑप्शन तो g/3 रहेगा बच्चों, लेकिन इसमें तुम्हें मिलेगा कितने मार्क्स, देखते हैं। यही गलती हमारा टॉपर भी कर दिया, सेंटर ऑफ मास का तुमने दिखाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी सिस्टम, और कैसे लिखते हैं, और ज्यादा हो जाएगा g/9, अभी सही बताया। क्या नाम है तुम्हारा, यश सावंत, यश सावंत, गुड, बहुत बढ़िया। ये g/3 से नीचे जाएगा और ये g/3 से, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो निकाला वो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो अभी निकालो यार, m1 a1 इसका नीचे इसका ऊपर है, g/9 नीचे आएगा। चलो बच्चों, तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। आयुष
आयुष क्लियर ये? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों बुकलेट देखो और देखो सेक्शन होगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुझे लगता है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, फटाफट सॉल्व होगा। 4-5 सवाल देखो तो दोस्तों सेक्शन से हो जाएगा, देखना। और मैं ऐसे सवाल नहीं करा रहा हूँ, तुम्हारे बैच में एक का वेलोसिटी v1 इधर है, दूसरे का वेलोसिटी v2 इधर है ना। m मास है, जिसका मास सपोज 2m है। v1 ले लिया 20 मीटर पर सेकंड, v2 ले लिया 5 मीटर पर सेकंड, ये ले लिया 37 डिग्री। पूछूंगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज bcm, निकाल लोगे क्या? m इंटू इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे 20 cos 37 i कैप प्लस 20 sin 37 प्लस इसका क्या लिखेंगे 2m इंटू 5 माइनस आई कैप होल डिवाइड बाई। तो क्या ऐसे सवाल कराना है बच्चों? क्यों कराएं? कर लो। अब मैं थ्योरी पे आ रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास से थोड़ा अच्छी चीजें आएगी। अभी तक बहुत ही आसान था, थोड़ा सेंटर ऑफ मास निकाला पिछले क्लास में, बड़ी अच्छी चीज थी। आज का कुछ भी नहीं था अच्छा। तो इस पे आते हैं MACM, MA1 प्लस M2A2 प्लस 2। ठीक है, हालांकि मैं डायरेक्टली भी फॉर्मूला बता दूं, बट इसको थोड़ा सा समझा के बताता हूँ बच्चों। ये MA1 को क्या बोलेंगे? ये कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन वन F1 नेट। बोलो बच्चों, सही लिख रहा हूं? Yes. M2A2 को क्या लिखूंगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन 2 प्लस ऐसे सिस्टम में बच्चों एक पार्टिकल है M1, एक पार्टिकल है M2, ऐसा है। तो ये जो टर्म है ये इस पार्टिकल पे नेट फोर्स है। अब इस पार्टिकल, इसको मान लो मैं सिस्टम ले रहा हूं, तो सिस्टम ले रहा हूं बच्चों, तो ये सारे सिस्टम का पार्ट है। तो सिस्टम का एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? न्यूटन लॉ बताया था। सिस्टम का एफबीडी, एक बॉडी सिस्टम का दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाता है उसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं। और जब हम एफबीडी ऑफ ए सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो क्या बताया था? इंटरनल फोर्सेस को लिखने की जरूरत नहीं। वही चीज मैं फिर से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वे में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। F1 नेट जो हमने लिखा है, इसमें F1 पार्टिकल पे सारे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे, तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन प्लस F1 पार्टिकल पे इंटरनल फोर्सेस भी लग रहे होंगे, तो ऑल इंटरनल का समेशन। तो ये F1 नेट जो लिखे हैं वो कह सकते हैं कि F1 पार्टिकल पे ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज प्लस इसमें F1 पार्टिकल पे ऑल इंटरनल फोर्सेज, दोनों का समेशन। सिमिलरली F2 में भी, सिमिलरली F3 में भी। अब ये सबको अगर जोड़ते हैं बच्चों तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस सारे एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस सारे इंटरनल फोर्सेस का समेशन। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. M into ACM को क्या कर दिया? वन पार्टिकल पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन प्लस 2 पार्टिकल पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन। तो इसको बोलेंगे बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, सारे का एक्सटर्नल। ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। हम आते हैं इसके
तुम कुछ बच्चे गेस कर भी रहोगे, ओजस गेस भी कर रहा है ना। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ। F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल प्लस F3 इंटरनल का सबका समेशन जो लोगे दैट कम्स आउट एट 0, सो लेट्स प्रूव। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हूँ, जब हम F1 लिख रहे हैं तो लिखेंगे F1 पे 2 जो फोर्स लगा, फोर्स ऑन 1 by 2, ये वेक्टर लिखेंगे F1 इंटरनल में। और F2 इंटरनल में क्या लिखेंगे? F2 इंटरनल में लिखेंगे 2 पार्टिकल पे 1 कितना लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 by 1। तो ये टर्म इसमें आएगा और ये इसमें, ये टर्म आएगा और दोनों का समेशन क्या हो जाएगा? तो जितने भी यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज है, सारे इंटरनल फोर्सेज पेयर वाइज एग्जिस्ट करेंगे और उनका समेशन 0 होगा। ये क्लियर बच्चों? That means now can we write very important formula MACM. This is equal to net external force on the system. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स लॉ ही है बट थोड़ा सा और ब्रॉड सेंस में लिखा है। न्यूटन्स लॉ हम एक बॉडी में पहले सीखे थे, अभी हम सिस्टम के लिए लिख रहे हैं। So net external force on a system that is equal to mass into acceleration of the system. और समझना बच्चों, जब भी कभी, मैं इतना क्लैरिटी के साथ बताता हूं, whenever you are asked to find acceleration of center of mass, no need to find कि बॉडी कैसा है, सिस्टम में कैसा, मतलब ये है ओरिएंटेशन क्या है, कहां पे फोर्स लग रहा है ना। सिंपली अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन पूछेगा तो क्या कहेंगे? ACM is equal to net external forces divided by total mass। बोलो बच्चों, क्लियर क्या? सिस्टम का अगर एक्सेशन पूछा जाए, if you are able to find F external, total external force divided by mass, doesn't matter where the force is acting, है ना। ओरिएंटेशन फोर्स का क्या है उससे मतलब नहीं। और अगर मैं बात करूं, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, if external force is 0, क्या कहेंगे? ACM is equal to 0। Is it clear? लिखो नीचे अच्छे से, मैं इसको मिटा रहा हूं, तुम लोग लिखो अच्छे से। इसको जैसे देखो मैंने 4 स्टार मार्क किया है क्योंकि मुझे पता है तू भूल जाएगा, तुम लोग भूलोगे, मैं याद दिलाऊंगा। बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके नीचे लिख सकते हो बच्चों, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरनल फोर्सेज, इट solely depends upon external forces। लैंग्वेज में भी लिखो, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास doesn't depend upon internal forces of the system, it only depends upon external forces। if external forces का समेशन 0 है, this implies ACM will be 0। बच्चों ACM जब 0 हो जाएगा, that means what about VCM? What about VCM बच्चों? 0 या कांस्टेंट? कांस्टेंट। तो अगर देखो मैं लिख रहा हूं, if F external is 0, that means ACM is 0, that means VCM is 0, है ना। That means M into VCM is 0। M into VCM को क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। PCM is 0। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पे, तो PCM 0 है। PCM का मतलब होता है P1 plus P2 plus P3 plus so on। sorry यार, अरे यार sorry।
VCM कांस्टेंट लिखना था, जीरो कैसे लिख दिया? VCM इज कांस्टेंट, MVCM इज कांस्टेंट, PCM इज कांस्टेंट। कांस्टेंट बोला, जीरो कैसे बोल दिया मैं? VCM is constant, PCM is constant, that means P1 plus P2 plus P3 is equal to constant। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। So बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द फिजिक्स, कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। एंड कौशल ने बताया दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बाद सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, है ना। और इसके बाद मतलब होमवर्क दूंगा, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। आज के लिए इतना।